हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक शाही खानदान के रहस्यमय कत्लेआम में राजा वीरेंद्र की हत्या हो गई। और जब एक राजा की हत्या हो गई तो उसके स्थान पर दूसरे राजा का आना स्वाभाविक था। राजा वीरेंद्र के स्थान पर राजा ज्ञानेंद्र ने कार्यभार स्वीकार किया और नेपाल का जो अब एक नया राजा बना उसे लोकतांत्रिक शासन बिल्कुल भी पसंद नहीं था। नेपाल के नए राजा ज्ञानेंद्र लोकतांत्रिक शासन को स्वीकार करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार की अलोकप्रियता और कमजोरी का उन्होंने फायदा उठाया। राजतंत्र से संवैधानिक राजतंत्र के संक्रमण को जो राजा वीरेंद्र ने स्वीकार किया था और राजा वीरेंद्र की हत्या हो गई। उसके बाद जब राजा ज्ञानेंद्र आया तो उसे ये चीज़ पसंद नहीं थी। लोकतांत्रिक शासन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। वो सारी शक्ति को अपने हाथों में रखना चाहता था। वह सारी राजनीतिक शक्ति जो थी अपने हाथों में रखना चाहता था और पूर्ण रूप से राजतंत्र चाहता था। इसी के चलते जब वो राजा बना तो उसने जो नेपाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था जो राजा वीरेंद्र ने स्वीकार की थी उसको पूर्ण रूप से ख़त्म कर दिया। सन 2005 की फरवरी में राजा ज्ञानेंद्र ने तत्कालीन प्रधानमंत्री को अपदस्थ करके जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को भंग कर दिया और इसी से जनता बिल्कुल नाखुश थी और उसने क्या किया, कर्फ्यू किया और लोग सड़क पर उतरे। इसी के अंतर्गत संसद की एक बड़ी राजनीतिक पार्टी जिसमें कि 7 सदस्य थे, 7 पार्टी अलायंस, सप्तदलीय गठन जो था वह बना, SPA। और नेपाल की राजधानी काठमांडू में 4 दिन के लिए बंदी हो गई। 4 दिन के लिए पूर्ण रूप से नेपाल बंद रहा। इस प्रतिरोध ने जल्द ही अनियतकालीन बंद का रूप ले लिया कि यह बंदी कब तक चलेगी पता नहीं। और जब तक राजा ज्ञानेंद्र उनके नेपाल के लोगों की जो इच्छाएं हैं वो पूर्ण नहीं करता, उनकी मांगों को स्वीकार नहीं करता, तब तक यह बंदी चलती रहेगी। और इसमें माओवादी, बागी तथा अन्य संगठन भी साथ हो गए। माओवादी क्या होते हैं? चीनी क्रांति के नेता, माओ की विचारधारा को मानने वाले साम्यवादी। माओवादी मजदूरों और किसानों के शासन को स्थापित करने के लिए सशस्त्र क्रांति के जरिए सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते थे। वे और अन्य संगठन भी जो थे वो इस आंदोलन में शामिल हो गए। लोग कर्फ्यू तोड़कर सड़कों पर उतर आए। तकरीबन 1 लाख लोग रोजाना एकजुट होकर लोकतंत्र की बहाली की मांग कर रहे थे, जो कि राजा ज्ञानेंद्र को मंजूर नहीं था। और इसीलिए लोग क्या कर रहे थे, कर्फ्यू कर रहे थे और जन आंदोलन कर रहे थे। और लोगों की इतनी बड़ी तादाद के आगे सुरक्षा बलों की एक ना चली। आखिरकार 21 अप्रैल के दिन आंदोलनकारियों की संख्या 3 से 5 लाख तक पहुंच गई और आंदोलनकारियों ने राजा को अल्टीमेटम दे दिया। अल्टीमेटम क्या होता है? अल्टीमेटम के अंतर्गत 3 शर्तें रखी गई थी जनता द्वारा। वो शर्तें क्या थी कि संसद को बहाल किया जाए, सर्वदलीय सरकार बने और एक नई संविधान सभा का गठन हो। लेकिन राजा जो था, राजा ने आधे अधूरे मन से कुछ रियायतें देने की घोषणा की जिसे जनता स्वीकार नहीं कर रही थी और आंदोलन बराबर कर रही थी। अंत में 24 अप्रैल 2006 अल्टीमेटम का अंतिम दिन था। इस दिन राजा तीनों मांगों को मानने के लिए जो थे वो बाध्य हो गए। SPA ने गिरिजा प्रसाद कोइराला को अंतिम सरकार का प्रधानमंत्री चुना। संसद फिर बहाल हुई और इसने अपनी बैठक में कानून पारित कर दिया। इन कानूनों के सहारा राजा की अधिकांश शक्तियाँ जो थी वो वापस ले गई। वो पूर्ण रूप से राजतंत्र स्थापित करना चाहता था राजा ज्ञानेंद्र, जो कि जनता को पसंद नहीं था। जनता चाहती थी कि लोकतंत्र स्थापित हो। और जब अल्टीमेटम लागू हुआ और अल्टीमेटम के अंतर्गत जनता ने 3 मांगों को अपने रखा और राजा को बाध्य होकर वह अल्टीमेटम स्वीकार करना पड़ा। और इसके चलते क्या हुआ कि इन कानूनों के सहारे राजा की अधिकांश शक्तियाँ जो थी वो वापस ले ली गई। अब वह मनमाने ढंग से कार्य नहीं कर सकता था, उसे नियम कानून के अनुसार ही कार्य करना पड़ेगा। नई संविधान सभा के निर्वाचन के तौर तरीकों पर SPA और माओवादियों के बीच सहमति बनी और इसी के चलते 2008 में राजतंत्र जो था वो
खत्म हो गया। नेपाल संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया और 2015 में यहाँ एक नए संविधान को अपनाया गया। नेपाल के लोगों का यह संघर्ष पूरे विश्व के लोकतंत्र प्रेमियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत माना जाता है।